हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम फॉर ग्रुप, रिंग एंड वेक्टर स्पेस को देखा था। हमने तीनों थ्योरम को एक साथ देखा था। आज हम सेम पैटर्न पे सेकंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम फॉर ग्रुप, रिंग एंड वेक्टर स्पेस देखेंगे। पहले हम इसके स्टेटमेंट्स को देखते हैं, फिर इसके प्रूफ के ऊपर आते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? सेकंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम फॉर ग्रुप्स का स्टेटमेंट है कि के कोई सब ग्रुप है जी का, एन कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो ये जो कोशेंट ग्रुप है के ऑब्लिक के इंटरसेक्शन एन इज आइसोमॉर्फिक टू के एन अपॉन एन। ये है आपका ग्रुप के लिए। इसी के पैटर्न पे हम रिंग के ऊपर आते हैं। तो के सब रिंग है आर का, एन कोई आइडियल है आर का, तो के ऑब्लिक के इंटरसेक्शन आई, ये जो कोशेंट रिंग है, ये इस कोशेंट रिंग के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। यहाँ पर हमने k इंटू एन किया, यहाँ पर k प्लस एन किया, क्योंकि यहाँ पर k इंटू एन पॉसिबल नहीं है। k एन पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन k इंटू एन जो है वो सबरिंग होगा, उसकी गारंटी नहीं है। तो k प्लस एन सबरिंग होगा, तो इससे को रिलेट कर रहे हैं हम यहाँ पर जो ऑपरेशन उसके रिस्पेक्ट में ये g जो है वो उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, और यहाँ पर r जो है सिर्फ एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनाता। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, तो हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर एडिशन के रिस्पेक्ट में ही ग्रुप बनाता है, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर फिर एडिशन आया, तो यहाँ पर k इंटू एन लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर k प्लस एन लिखे हैं, यहाँ पर k प्लस एन लिखे हैं। तो ये इस चीज का ध्यान में रखना जब हम इसे कोरिलेट करते हैं। तो प्रूफ के ऊपर आते हैं। इस तीनों के प्रूफ में फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम का यूज होगा। तो पहले हम ग्रुप के ऊपर आते हैं। ग्रुप में हम ग्रुप को जैसे करते हैं उसी तरह हम इनको उसी तरह कर लेंगे, हम सिर्फ ग्रुप को ही डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप्स में सेकंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम में हमारा जो फर्स्ट ऐसा मॉडल कहता है कि फाई जो है जीवन से जी2 में, फाई जो है जीवन से जी2 में एक होमोमॉर्फिज्म है, तब फाई जीवन अपॉन कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई जीवन, ये होता है, ये हमारे पास है। तो हमें इसका इस्तेमाल करना है इसके प्रूफ में, यानी कि इसके जगह हमें ये चाहिए और इसके जगह हमें ये चाहिए। तो जीवन की जगह हमें क्या चाहिए? जीवन की जगह ये चाहिए, तो जीवन की जगह तो हमारे क्वाइट नेचुरली ये मिल गया, और फाई जीवन की जगह हमें ये चाहिए, यानी कि हमें एक फाई चाहिए के से के एन ऑब्लिक एन में, के से के एन ऑब्लिक एन में एक होमोमॉर्फिज्म चाहिए। और कैसा होमोमॉर्फिज्म चाहिए कि फाई क्या हो जाए? ऑन टू हो जाए, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म चाहिए, तभी तो फाई ऑफ के की वैल्यू के एन अपॉन एन होगा, यानी फाई जीवन या है। उसके लिए हमने क्या किया, फाई को ऑन टू होमोमॉर्फिज्म चाहिए, और दूसरा ये चाहिए कि कर्नल फाई जो है वो, कर्नल फाई जो है ये क्या आना चाहिए? के इंटरसेक्शन एन, के इंटरसेक्शन एन। तो हमें ये तीन चीजें चाहिए। यदि हमने एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म खोज लिया जो के से के एन अपॉन एन में हो, जो कि ऑन टू हो और कर्नल फाई के इंटरसेक्शन एन हो, तो हम बहुत फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म का यूज करके हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दिस यूजिंग फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो हमारा काम यही रहेगा। तो हम एक होमोमॉर्फिज्म खोज रहे हैं के से के एन अपॉन एन में। अब इसे जब हम शो कर रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है कि पहले हमें के तो हमारे पास अवेलेबल है, के एन जो है, के एन को पहले हमें ग्रुप शो करना पड़ेगा। के एन क्या है? एक ग्रुप है, यानी कि इसको हम सब ग्रुप प्रूफ कर दे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। दूसरा, एन जो है वो नॉर्मल हो के एन में, तो एन तो नॉर्मल ऑटोमेटिकली हो जाएगा के एन, क्योंकि एन नॉर्मल है जी में, तो एन तो के में, और के एन यदि हमने ऑलरेडी सब ग्रुप प्रूफ कर दिया है तो के एन में ये अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि एन सबसेट है एन का, के एन का, एन सबसेट है के एन का, तो ये ऑटोमेटिकली एन जो है इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो हमें इसका दो स्टेप होगा, पहले के एन ऑब्लिक एन को हमको जस्टिफाई करने के लिए हम शो करना पड़ेगा के एन इज अ सब ग्रुप एंड एन इज नॉर्मल इन के एन। तो ये दो चीजें करेंगे तो के एन अपॉन एन होगा, और उसके बाद हम फाई को के से के एन अपने ऑब्लिक एन में हम बहुत आसानी से शो कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से नजर आ जाए जब हम इसके एलिमेंट्स को देखेंगे। इसके बाद इसी तरह रिंग में हम चीजों को देखेंगे, और इसी तरह हम वेक्टर स्पेस में देखेंगे। देखते हैं प्रूफ के ऊपर आते हैं वन बाय वन। हम आते हैं सेकंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम फॉर ग्रुप्स। हमने माना जी एक ग्रुप है, के इसका सब ग्रुप है, और एन इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, देन के ऑब्लिक इंटरसेक्शन आइसोमॉर्फिक टू के एन ऑब्लिक एन। हम इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वी हैव के एन का फॉर्म क्या होगा? दिस इज के एन सच दैट के बिलोंग्स टू के एंड एन बिलोंग्स टू एन। ये हमने देखा, और हमें शो करना है कि ये जो है वेयर
के सब ग्रुप ऑफ जी एंड एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। हमें इसको शो करना है कि ये सब ग्रुप है फॉर एनी k1n1 k2n2 belongs to kn, we have k1n1 k2n2 इनवर्स। तो हमें ए बी एच में बिलोंग किया, ए बी इनवर्स यदि एच में बिलोंग कर जाए तो हम बोलते हैं कि ये सब ग्रुप होगा। तो हमें ये दिखाना है कि वापस इसमें बिलोंग करे, तो इसको हमको के एन के फॉर्म में लिखना है। के एन के फॉर्म में लिखते तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया, k1n1 और इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि n2 इनवर्स k2 इनवर्स। और इसको हम लिख सकते हैं k1n1 n2 इनवर्स k2 इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं k1n k2 इनवर्स, where n is equal to n1 n2 इनवर्स belongs to n सब ग्रुप है तो किसी भी दो एलिमेंट के लिए ए बी इनवर्स वापस उस सब ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो n1 n2 दोनों n में बिलोंग कर रहा है, तो n1 n2 इनवर्स वापस n में ही बिलोंग करेगा। तो इसको हमने इस एलिमेंट को n से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको हम लिख सकते हैं k1n k2 इनवर्स। ठीक है, हम इसको 1 मान लेते हैं। नाउ फिर ऑल्सो हमारे पास n k2 इनवर्स जो है, n k2 इनवर्स ये बिलोंग्स टू n k2 इनवर्स में बिलोंग करेगा। ये n k2 इनवर्स इस कोशेट में बिलोंग करेगा, और ये जो कोशेट है दिस इज इक्वल टू k2 इनवर्स n, क्यों, सिंस n इज नॉर्मल इन g, तो n नॉर्मल है तो x n इज इक्वल टू nx, या फिर उसको लिख सकते हैं x n इज इक्वल टू nx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज x k2 इनवर्स बिलोंग्स टू k2 इनवर्स n, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, n है ये, n k2 इनवर्स इज इक्वल टू n k2 इनवर्स n बार, यानी कि इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसके इक्वल हो जाएगा n k2 इनवर्स इक्वल टू k2 इनवर्स n बार। इसको मान लेते हैं 2, यूजिंग 2 1 इम्प्लाइज 2 को इसके जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, k1 n1 k2 n2 इनवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, k1 और n k2 इनवर्स को k2 इनवर्स n बार ये लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं k1 k2 इनवर्स n बार, और इसको हम लिख सकते हैं k बार n बार, वेयर k बार इज इक्वल टू k1 k2 इनवर्स बिलोंग्स टू k, क्यों, क्योंकि k क्या है, सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप है तो k1 k2 इनवर्स वापस k में बिलोंग करेगा फॉर ऑल k1 k2 इनवर्स k2 बिलोंग्स टू k। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज इम्प्लाइज, और ये जो है बिलोंग्स टू, ये इम्प्लाई कर दिया k1 n1 k2 n2 इनवर्स बिलोंग्स टू k n, तो ये k n में बिलोंग कर दिया, इम्प्लाइज k n इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो सब ग्रुप टेस्ट से के एन क्या हो गया, एक सब ग्रुप हो गया जी का। तो कभी कभी एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि के एन यदि एन नॉर्मल है तो के एन सब ग्रुप होगा, वो इसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है, और डायरेक्ट हम लिख सकते थे कि के एन नॉर्मल है तो के एन इसका एक सब ग्रुप होगा। तो सब ग्रुप हमने शो कर दिया। अब हमें क्या शो करना है कि एन इज नॉर्मल इन के एन ऑल्सो, एज एन इज अ सबसेट ऑफ के एन एंड एन इज normal in G implies xn is equal to nx for all x belongs to G, implies xn is equal to nx for all x belongs to Kn. So n is normal in Kn. So Kn oblique n is equal to, ये जो है ये कोशेंट ग्रुप है, ये क्या हो गया कोशेंट्स का, इसको हम लिख सकते हैं एक्स एन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू के एन इज डिफाइंड नॉर्मल है, तो ये कोशेंट ग्रुप डिफाइंड हो जाता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को हम लिख सकते हैं के एन एन सच दैट के बिलोंग्स टू के एंड एन बिलोंग्स टू एन। एक्स का फॉर्म के एन बिलोंग करता है, एक्स को हम के एन से रिप्लेस करते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं के एन such that k belongs to k, क्यों, since
n इज इक्वल टू n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यदि n n बिलोंग करेगा तो n n को हम n लिख सकते हैं। तो ये n n को हम अलग क्यों रखें, इसको हम डायरेक्ट n लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया, दैट इज k n ऑब्लिक n। इसके एलिमेंट्स का फॉर्म क्या है, k n सच दैट k बिलोंग्स टू k। हमारे पास इसका फॉर्म ये आया। और अब जो है हमारे पास ये एलिमेंट आ गया और हम बहुत आसानी से एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं k से kn अपॉन n में। k के एलिमेंट को kn पे डाल सकते हैं। नाउ consider a mapping phi from k to kn oblique n defined as phi of k is equal to kn for all k belongs to k। ये हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें ये शो करना है कि फाई एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग। पहला, फाई इज वेल डिफाइंड। फाई क्या है, वेल डिफाइंड है। फंक्शन वेल डिफाइंड कब होता है, किसी भी x इक्वल टू वाई इंप्लाई कर दे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो हमारा जो फंक्शन है वो वेल डिफाइंड होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एनी k1 is equal to k2 in k we have k1n is equal to k2n होगा। यदि k1 is equal to k2 होगा तो k1n और k2n दो सेट्स इक्वल हो जाएंगे। दिस implies phi of k1 is equal to phi of k2, that is phi is well defined। हमारा phi जो है वो well defined हो गया। अब phi जब well defined हो गया तो हमें अब क्या शो करना है कि phi एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है और इसका कर्नल ऑफ फाई जो है वो की इंटरसेक्शन है। उसके बाद फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम से हमें डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, फाई इज ऑन टू। फाई ऑन टू शो करना है तो हमारे पास क्या है, सिंस फॉर एनी के एन बिलोंग्स टू के एन ऑब्लिक एन वी हैव के बिलोंग्स टू के सच दैट फाई ऑफ k is equal to kn, that is phi is on to। बहुत सिंपल था। थर्ड क्या है, phi is a homomorphism। phi को होमोमॉर्फिज्म शो करना, होमोमॉर्फिज्म करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, वी हैव phi of k1 k2 is equal to k1 k2 and for all k1 k2 belongs to k। हमने इसको इसी तरह डिफाइन किया और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू k1 and k2n और दिस इज phi of k1 phi of k2। so phi is a homomorphism। phi एक homomorphism हो गया। कर्नल phi, कर्नल phi क्या होगा, कर्नल phi होगा k belongs to k। k के ऐसे एलिमेंट जो कि आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं kn अपॉन n के, यानी कि phi ऑफ k की वैल्यू आइडेंटिटी kn अपॉन n का आइडेंटिटी n होता है। तो phi k इक्वल टू k आ जाए, phi k इक्वल टू n आ जाए, यानी कि k बिलोंग्स टू k सच दैट phi k की वैल्यू क्या है, kn इज इक्वल टू n। और ये टू कब होता है, जब k को n में बिलोंग करना पड़ेगा, इफ एंड ओनली। तो यानी कि k बिलोंग्स टू k सच दैट k बिलोंग्स टू n। और ये क्या हो गया, k जो है k में बिलोंग कर रहा है, k n में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये k इंटरसेक्शन n का एलिमेंट है। तो कर्नल फाई क्या हो गया, k इंटरसेक्शन n। सो यूजिंग फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, वी हैव फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यूज करते तो हमारे पास क्या होगा, k अपॉन कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ k और दिस इंप्लाइज k कर्नल फाई क्या हो गया, k इंटरसेक्शन n और आइसोमॉर्फिक क्या होगा, फाई के क्या है, ये ऑन टू है। तो ऑन टू है, सो हम लिख सकते हैं फाई ऑफ k होल के लिए k n ऑब्लिक n हो जाएगा। ऑन टू हो गया तो ये क्या हो जाएगा, k n ऑब्लिक n। तो ये हमारा
सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम था, बहुत ही आसानी से प्रूफ हो गया। अब हम इसी बेस पे सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स करते हैं। आते हैं सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग। स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है, आर एक रिंग है, के सब रिंग है और एन इसका आइडियल है, देन के ऑब्लिक के इंटरसेक्शन एन इज आइसोमॉर्फिक टू के प्लस एन ऑब्लिक एन। तो ये हमें देखना है, तो हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग मतलब एक फाई के से के प्लस एन ऑब्लिक एन में एक होमोमॉर्फिज्म खोज दिए सच दैट फाई इज ऑन टू, तब फिर क्या हो जाएगा, के अपॉन कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई के। तो हमको इस तरह से करना है कि कर्नल फाई इक्वल हो जाए के इंटरसेक्शन एन के और फाई के इक्वल हो जाए इसके। तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से डायरेक्ट ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम यही काम करते हैं। हमारे पास क्या है, वी हैव, हमें राइट हैंड को लेके काम करना है। हमारे पास क्या है, के प्लस एन, इसके एलिमेंट्स का फॉर्म क्या है, के प्लस एन सच दैट के बिलोंग्स टू के एंड एन बिलोंग्स टू एन। और ये जो है ये हमें शो करना है कि ये सब रिंग है। तो हमारे पास है फॉर एनी k1 plus n1 k2 plus n2 belongs to k plus n, we have k1 plus n1 minus k2 plus n2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, k1 minus k2 plus n1 minus n2। रिंग की प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं। और दिस इज सम k plus n where k is equal to k1 minus k2 belongs to k and n is equal to n1 minus n2 belongs to n, यानी कि this belongs to k plus n implies k1 plus n1 minus k2 plus n2, ये वापस k plus n में बिलोंग कर जा रहा है। ऑल्सो हमें सबरिंग के लिए क्या करना चाहिए कि एस सबरिंग होगा जब a माइनस बी बिलोंग करे एस में और ए बी बिलोंग करे एस में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, यदि हम ये प्रूफ कर दे तो एस सबरिंग हो जाता है। तो हमने ये सेक्शन कर दिया। अब हम इसको देखते हैं। ऑल्सो k1 प्लस n1 एंड k2 प्लस n2। अब ये देखना चाहते हैं कि वापस ये k प्लस n में आ रहा है या नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग में। तो इसको हम लिख सकते हैं k1 k2 प्लस k1 n2 प्लस n1 k2 प्लस n1 n2। तो ये हमारे पास है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, k1 k2 प्लस n1 n2 और प्लस k1 n2 प्लस n1 k2, ये हम लिखते हैं। और हमारे पास क्या दिया हुआ है कि n आइडियल है। अब इसको हम 1 मान लेते हैं। सिंस n इज एन आइडियल ऑफ R, so Rn belongs to n for all R belongs to R and for all n belongs to n। आइडियल की प्रॉपर्टी होती है ये। तो आइडियल की प्रॉपर्टी से k1 n1 और n1 k2 ये दोनों Rn, so Rn and nr ये बिलोंग करेगा। तो k1 n2 और n1 k2 दोनों n का ही एलिमेंट होगा। तो so k1 n2 belongs to n and n1 k2 belongs to n। so k1 n2 is equal to, इसको हम कुछ मान लेते हैं n2 बार एंड n1 k2 is equal to n1 बार मान लेते हैं फॉर सम n2 बार n1 बार बिलोंग्स टू n। तो आइडियल होने के कारण हम ये लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं 2। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास जो है k1 प्लस n1 और k2 प्लस n2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी k1 k2 प्लस n1 n2 प्लस n2 बार प्लस n1 बार। अब ये सारा रिंग का एलिमेंट है। तो रिंग जो है एडिशन रिस्पेक्ट में क्लोज रहती है। पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम k बार लिख सकते हैं प्लस n बार लिख सकते हैं, वेयर k बार इज इक्वल टू k1 k2 बिलोंग्स टू k एंड n बार इज इक्वल टू n1 n2 प्लस n2 बार प्लस n1 बार बिलोंग्स टू n। इससे हमारा क्या निकला,
दिस होल क्वांटिटी बिलोंग्स टू k प्लस n, क्योंकि इसको हम k प्लस n के फॉर्म में लिख दिए, तो हेंस हम क्या लिख सकते हैं, therefore by subbing test k plus n is a सबरिंग ऑफ r। ये सबरिंग हो गया r का। अब हम शो करेंगे कि n जो है वो एक आइडियल है k प्लस n का। Here हम लिख सकते हैं क्लियरली n इज अ सबसेट ऑफ k प्लस n। k प्लस n का सबसेट होगा, यहाँ इसको हम 0 प्लस n के फॉर्म लिखेंगे तो n का हर एक एलिमेंट k प्लस n में बिलोंग कर जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि n इज अ सबसेट ऑफ k प्लस n। एंड यहाँ पर n तो सबरिंग है ही, हमको सिर्फ और सिर्फ इसको प्रूव करना है कि ये आइडियल है। आइडियल के लिए हमारे पास एंड n इज एन आइडियल ऑफ r, so r and nr belongs to n for r belongs to r and for all n belongs to n। ये आइडियल की प्रॉपर्टी है। so r and nr belongs to n for all r belongs to k plus n। क्यों? k plus n जो है वो सबसेट है r का, जब r के हर एक एलिमेंट के लिए होगा तो उसका सबसेट के लिए भी ट्रू होगा। so therefore n is an आइडियल ऑफ k प्लस n। तो आइडियल हमने शो कर दिया, जब आइडियल शो कर दिया तो k प्लस n अपॉन n डिफाइंड हो जाएगा। सिंस n इज एन आइडियल ऑफ k प्लस n, सो k प्लस n ऑब्लिक n इज डिफाइंड। ये क्वोशिएंट रिंग डिफाइंड हो जाएगा एंड k प्लस n ऑब्लिक n, इसके एलिमेंट्स का फॉर्म क्या होगा, ये होगा, इसके एलिमेंट्स का फॉर्म होगा x प्लस n, यानी कोशेट्स होंगे इन k प्लस n, x प्लस n सच दैट x बिलोंग्स टू k प्लस n। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x को k प्लस n सच दैट x k बिलोंग्स टू k एंड n बिलोंग्स टू n। और हम जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं k प्लस n सच दैट k बिलोंग्स टू k एंड n बिलोंग्स टू n। और ये जो वैल्यू है n प्लस n, इट इज, इसको हम वापस n लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं k प्लस n सच दैट k बिलोंग्स टू k। क्यों? सिंस n प्लस n इज इक्वल टू n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो इसको हम डायरेक्ट n से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है k प्लस n ऑब्लिक n का फॉर्म ये हो गया, तो ये हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब हम आइसोमॉर्फिज्म खोजना है। नाउ कंसीडर a map phi from k से k plus n oblique n defined as, इसको क्या लिख रहे हैं, phi of k is equal to k plus n for all k belongs to k। तो हमें इस फंक्शन को हमें ऑन टू होमोमॉर्फिज्म शो करना है, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। देखते हैं, phi is वेल डिफाइंड, फाई वेल डिफाइंड होगा फॉर k1 is equal to k2 in k, k1 plus n is equal to k2 plus n implies phi of k1 is equal to phi of k2 implies phi is well defined। वेल डिफाइंड हो गया। अब आते हैं phi is on to, phi को on to शो करना है। on to शो करने के लिए हमें क्या देखना है, for any k plus n belongs to k plus n oblique n, we have this k belongs to k such that phi of this k is equal to k plus n, so phi is onto, so phi of whole k is equal to k plus n oblique n। अब दिखाना है phi is a homomorphism, तो होमोमॉर्फिज्म शो करने के लिए हमें शो करना है कि ये ऑपरेशन प्रिजर्व कर रहा है। देखते हैं दोनों ऑपरेशन प्रिजर्व करता है कि नहीं। phi of k1 plus k2 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं k1 plus k2 plus n
फॉर ऑल k1 k2 बिलोंग्स टू k, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, k1 प्लस n प्लस k2 प्लस n, और इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ k1 प्लस फाई ऑफ k2 फॉर ऑल k1 k2 बिलोंग्स टू, और दूसरा इसको a और इसको b मान लेते हैं, फाई ऑफ k1 k2 इज इक्वल टू k1 k2 प्लस n, और इसको हम लिख सकते हैं k1 प्लस n और k2 प्लस n, और ये क्या हो गया फाई ऑफ, ये हो गया फॉर ऑल k1 k2 बिलोंग्स टू k, फाई ऑफ k1 और फाई ऑफ k2 फॉर ऑल दिस k1 k2 बिलोंग्स टू k, तो इसका मतलब क्या हो गया ये, सो फाई इज अ रिंग onto ring homomorphism is an onto ring homomorphism here कर्नल फाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k बिलोंग्स टू k सच दैट फाई ऑफ k इज इक्वल टू, आइडेंटिटीज में n है तो ये n हो जाएगा, यानी कि k बिलोंग्स टू k सच दैट फाई की वैल्यू क्या है, k प्लस n इज इक्वल टू n, इसका मतलब क्या हो गया, k बिलोंग्स टू k सच दैट k बिलोंग्स टू n, क्योंकि k प्लस n इक्वल टू n क्या इंप्लाई करता है, k को n में बिलोंग करना पड़ेगा, देखते हैं, बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स k अपॉन कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ k, दैट इज k अपॉन कर्नल फाई क्या है, ये क्या हो जाएगा k इंटरसेक्शन n, k में बिलोंग कर रहा है, k n में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या होगा k इंटरसेक्शन n इज आइसोमॉर्फिक टू फाई k क्या है, हमने भी प्रूफ किया था k प्लस n ऑब्लिक n, ये हमारा सेकंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम है फॉर रिंग। अब हम इसी तरह वेक्टर स्पेस के लिए करते हैं, अब हम आते हैं लास्ट सेक्शन सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस। यहाँ पर लेते हैं k और n कोई सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस v का, देन k ऑब्लिक इंटरसेक्शन n जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा k प्लस n अपॉन n। फिर हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म फॉर वेक्टर स्पेस यूज करेंगे, मतलब एक हम होमोमॉर्फिज्म खोजेंगे या एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन खोजेंगे t फ्रॉम k टू k प्लस n ऑब्लिक n, और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हम जैसे खोजेंगे तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म फॉर वेक्टर स्पेस से हमारा ये रिजल्ट आएगा, तो हम देखते हैं, we have k plus n is equal to k plus n such that k belongs to k and n belongs to n। तो हम ये जानते हैं कि k सब स्पेस है और n सब स्पेस है, तो k plus n भी सब स्पेस होगा, since k and n are subspace of the, so k plus n is also a सब स्पेस ऑफ वी। ये रिजल्ट बहुत आसानी से प्रूव किया जाता है, और नहीं चाहे तो आप यहाँ पर इस सेक्शन को प्रूव कर सकें, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। ऑल्सो n इज अ सबसेट ऑफ k प्लस n, तो n के एलिमेंट्स को हम k प्लस n के एलिमेंट 0 प्लस n के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। सो n इज अ सब स्पेस ऑफ k प्लस n implies k plus n ऑब्लिक n is डिफाइंड, ये हमारा डिफाइंड हो गया। तो अब ये जो डिफाइंड हो गया एंड k प्लस n ऑब्लिक n, ये क्या है, कोसेट्स हैं, इसका क्या एलिमेंट होगा x प्लस n सच दैट x बिलोंग्स टू k प्लस n, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x k प्लस n का एलिमेंट है तो इसका एलिमेंट k प्लस n के फॉर्म में लिखेंगे, तो k प्लस n सच दैट k plus n such that k belongs to k and n belongs to n, और इसको हम लिख सकते हैं सिंपली k plus n such that k belongs to k। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि k plus n जो है n plus n, क्यों, सिंस n plus n is equal to n for all n belongs to n, तो हम इसको हम रिप्लेस कर दिए n से, और n बिलोंग्स टू n लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमने ये फॉर्म लिखा, तो k प्लस n अपॉन n का फॉर्म ये हो गया। नाउ
consider a mapping T from K से K plus n oblique and defined as T of K is equal to K plus n। तो यहाँ से यहाँ के एलिमेंट में साफ साफ नजर आ रहा है, हमको क्या शो करना पड़ेगा कि T इज अ ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम देखते हैं, वेल डिफाइंड, T इज वेल डिफाइंड। अगेन फॉर एनी K1 K2 बिलोंग्स टू K, हमारे पास क्या होगा, K1 is equal to K2 implies K1 plus n is equal to K2 plus n, which implies T of K1 is equal to T of K2, implies T is well defined। T well defined हो गया, T is on to भी हो जाएगा। For any K plus n belongs to K plus n oblique n, we have K belongs to K such that T of K is equal to K plus n. So T is on to, therefore T of K जो है वो क्या हो जाएगा, K plus n oblique n के इक्वल हो जाएगा, is a linear ट्रांसफॉर्मेशन। हमें जो करना है, T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, T अल्फा K1 प्लस अल्फा 2 K2 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं अल्फा 1 K1 प्लस अल्फा 2 K2 प्लस n फॉर ऑल K1 K2 बिलोंग्स टू K एंड फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा एंड बीटा, किसी भी स्केलर अल्फा बीटा के अल्फा 1 एंड बीटा 1, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, किसी भी स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 के लिए हम ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा 1 K1 प्लस n प्लस अल्फा 2 K2 प्लस n लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 K1 प्लस n प्लस अल्फा 2 K2 प्लस n, और ये क्या हो गया, अल्फा 1 T K1 प्लस अल्फा 2 T K2, दैट इज T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने शो कर दिया T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहाँ पर कर्नल T को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कर्नल T इज K belongs to K such that T of K is equal to 0। तो 0 एलिमेंट यहाँ पर क्या है, n है, और ये क्या होगा, K belongs to K such that K plus n is equal to n, और ये क्या हो जाएगा, दिस implies K belongs to K such that K belongs to n, क्योंकि K plus n is equal to n इम्प्लाई करता है K बिलोंग करता है n में, और ये क्या हो जाएगा, K में बिलोंग कर रहा है, K n में बिलोंग कर रहा है, तो ये कोई और सेट नहीं, K इंटरसेक्शन n है। अब हम यूज करते हैं बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेसेस। वी हैव, हमारे पास क्या होगा, वी हैव K upon कर्नल T is isomorphic to TK, implies K upon कर्नल T क्या है, K intersection N is isomorphic to TK क्या है, K plus N oblique L, और यही हमारा सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है। तो इस तरह से हमने सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम कर लिया तीनों का। अब हम थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम करेंगे इसी पैटर्न पे।